हेलो दोस्तों, अब हम लोग सेल्स मैनेजमेंट का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिजाइनिंग एंड द सेल्स फोर्स। डिजाइनिंग द सेल्स फोर्स, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फटाफट स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास भी मेरे पास भी है भाई। बहुत इजी चैप्टर है, इस चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आने का संभावना कम है। 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो चैप्टर 1 से आएंगे, चैप्टर 3, 4, 5 से आएंगे। और इस चैप्टर से 5 नंबर के ही क्वेश्चन बनेंगे, तो मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट ही पढ़ना इस पूरे क्वेश्चन में। सबसे पहले बात करते हैं सर, सेल्स फोर्स होता क्या। सबसे पहले ये बात करेंगे सर, सेल्स फोर्स होता क्या। सेलिंग डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्स फोर्स। मान लो सेलिंग डिपार्टमेंट में, मतलब टॉप लेवल से लेकर के लोअर लेवल तक 150 लोग काम करते हैं, 150 पीपल काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्स फोर्स। यही तो सेल्स फोर्स है। चाहे वो इनडायरेक्टली कंपनी से जुड़े हैं, चाहे वो एजेंट के फॉर्म में जुड़े हैं, कैसे भी कंपनी का सेल कर रहे हैं ना, कंपनी का तो सेलिंग कर रहे हैं ना, कंपनी के प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट या तो बेच रहे हैं या कंपनी का प्रोडक्ट बेचने में मदद कर रहे हैं, चाहे डिसीजंस लेकर के, चाहे एडवाइस दे करके, चाहे प्रमोशन करके, चाहे डायरेक्टली सेल करे, चाहे इनडायरेक्टली सेल करे, जैसे भी करके कंपनी के प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, कंपनी को प्रॉफिट करवा रहे हैं, कंपनी के सर्विसेज को बेस्ट करवा रहे हैं। ये जितने लोग मिल करके कंपनी के सेल्स को बढ़ा रहे हैं, कंपनी को प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, चाहे वो कंपनी से डायरेक्टली जुड़े हो इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, या कंपनी से इनडायरेक्टली जुड़े हो, चाहे एजेंट के फॉर्म में जुड़े हो, सारे पीपल को मिला करके अपने बोलते हैं सेल्स फोर्स। तो सेल्स फोर्स है क्या। सेल्स फोर्स refers to the group of people employed by the business to the sell its product and services, maintain the customer relationship and achieve the sell target। क्या बोल रहा है, सेल्स फोर्स मीन्स ग्रुप ऑफ द पीपल, सारे के सारे लोग जो कंपनी को हायर करती है, चाहे डायरेक्टली हायर करती है, चाहे इनडायरेक्टली हायर करती है। और भैया इनका काम क्या है, प्रोडक्ट को बेचना, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना और कंपनी का जो गोल है, जो सेल्स गोल है, उसको अचीव करना। अब कितने टाइप के सेल्स फोर्स होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट सेल्स फोर्स, जो कंपनी के डायरेक्टली एम्प्लॉयर होते हैं, कंपनी के डायरेक्टली एम्प्लॉय होते हैं। मान लो कंपनी ने मुझे हायर किया एज ए सेल्स डायरेक्टर, तो मैं हो गया सेल्स फोर्स, मतलब कंपनी वो डायरेक्टली हायर कर रही है। तो जो कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय बन करके सेल्स टीम का पार्ट है, जो जिनको कंपनी खुद पर्सनली हायर कर रही है और सेल्स डिपार्टमेंट में उनको एज ए टीम मेंबर चूज कर रही है, चाहे वो डायरेक्टर के पोजीशन पे, चाहे वो मैनेजर के पोजीशन पे, चाहे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव के पोजीशन पे, चाहे वो एरिया मैनेजर पोजीशन पे, जैसे भी है कंपनी अगर उनको डायरेक्टली हायर कर रही है और सैलरी दे रही है, उनको बोलते हैं अपने डायरेक्ट सेल्स फोर्स। दिस टाइप ऑफ सेल्स फोर्स कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टली अपॉइंटेड एंड पेड बाय द कंपनी, जो डायरेक्टली अपॉइंट किया जा रहा है और कंपनी उनको सैलरी पे कर रही है। ऑब्वियसली दे वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल्स मैनेजर एंड रिप्रेजेंट द कंपनी इन द फ्रंट ऑफ कस्टमर। ऑब्वियसली ये जो लोग होते हैं ना, नॉर्मली कंपनी इनको हायर करती है, ठीक है, ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, कस्टमर से डील करते हैं, इनके ऊपर कौन बैठा हुआ, सेल्स मैनेजर, और सेल्स मैनेजर के ऊपर कौन बैठा है, सेल्स डायरेक्टर, ठीक है ना। इनको सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, दोनों मिलेगा। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर मैं इनडायरेक्ट सेल फोर्स की बात करूं, तो ये लोग भी कंपनी से जुड़े हैं, पर पर डायरेक्टली नहीं जुड़े, ये इनडायरेक्टली कंपनी से जुड़े हैं। चाहे वो एजेंट बन के जुड़े हों, चाहे वो ब्रोकर बन के जुड़े हैं, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के सेल्स स्टाफ, एज ए होलसेलर, एज ए रिटेलर, चाहे जैसे भी, चाहे वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हों, चाहे एज ए ब्रोकर जुड़े हों, चाहे वो एज ए एजेंट जुड़े हैं। एट द एंड ये भी तो सेल्स करवा रहा है, एजेंट भी तो बेच रहा है, कमीशन खा रहा है, ब्रोकर भी तो बेच रहा है, कमीशन खा रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो होलसेलर रिटेलर है, ये भी तो बेच रहे हैं और अपना कमीशन खा रहे हैं बीच में। इनको नॉर्मली क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, ठीक है ना। द कंपनी हैज लिमिटेड कंट्रोल ओवर देम कंपेयर टू डायरेक्ट। ऑब्वियसली कंपनी का ज़्यादा कंट्रोल किसके ऊपर रहेगा, जिसको कंपनी डायरेक्टली हायर कर रही है। कंपनी जिसको डायरेक्टली हायर कर रही है उस पर ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, और जिसको कंपनी हायर ही नहीं कर रही है, जस्ट कमीशन पे कर रही है, उस पर कंपनी का कम कंट्रोल रहेगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये सब किसके लिए सुटेबल है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनी के लिए ये इनडायरेक्ट वाला मेथड सूट करता है, बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी मोटी कंपनी के लिए सूट नहीं करता। एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, टेक्निकल सेल्स फोर्स का मतलब क्या, मान लो आईटी सर्विसेज है। अब सोचो ना, आईटी सर्विसेज ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब ये सॉफ्टवेयर आपको किसी दूसरे कंपनी को बेचना है, तो नॉर्मल बंदा तो नहीं लगेगा, आपको एक टेक्निकल बंदा लगेगा, आपको एक ऐसा बंदा लगेगा जो इंजीनियर है, जो कोडिंग वोडिंग समझता है,
तो जो टेक्निकल भाषा को समझता है और टेक्निकल भाषा को एक्सप्लेन कर पाए कस्टमर के सामने, ठीक है, क्योंकि एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो सॉफ्टवेयर का फीचर्स क्या है, उससे क्या क्या काम हो सकता है, उसके सारे सारे टेक्निकल ग्लिच, सारे सारे टेक्निकल बेनिफिट, सब कुछ कौन एक्सप्लेन करेगा, एक टेक्निकल पर्सन, एक टेक्निकल पर्सन, क्योंकि नॉर्मल पर्सन नहीं कर पाएगा। तो जब आप टेक्निकल स्टाफ्स को हायर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द ऑफर इन फ्रंट ऑफ अदर कंपनी फॉर टेक्निकल एक्टिविटीज या टेक्निकल मशीन्स, दैट पर्सन नोन एज टेक्निकल सेल्स फोर्स। दिस टाइप सेल्स फोर्स इंक्लूड द पीपल हु सेल द प्रोडक्ट रिक्वायरिंग द टेक्निकल नॉलेज। आपको अगर सॉफ्टवेयर बेचना तो आपको सॉफ्टवेयर का कोडिंग डिकोडिंग ये सब आपको आना चाहिए, मतलब सॉफ्टवेयर का भाषा आपको आना चाहिए, एंड एक्सपर्टी। दे एक्सप्लेन द फीचर्स, ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर का बताएंगे भैया इस सॉफ्टवेयर से बेनिफिट क्या है, इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या, सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन क्या, वो काम क्या करेगा, और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आएगा। हर एक सॉफ्टवेयर देखो ना, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। दे नीड स्पेशलाइज ट्रेनिंग एंड टेक्निकल बैकग्राउंड। ऑब्वियसली आपको अगर टेक्निकल चीज़ें ठीक करनी है तो आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। सर्विस सेल्स फोर्स, सर्विस सेल्स फोर्स का मतलब क्या होता है, देखो जो लोग ना आफ्टर, जो लोग कस्टमर केयर में जो सर्विस देते हैं ना, उनको बोलते हैं सर्विस सेल आफ्टर सेल्स फोर्स, ठीक है। जो कस्टमर जो होते हैं ना, बीपीओ जो लोग होते हैं, बीपीओ देखो ना, जो आउटसोर्स करते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी का खुद का बीपीओ नहीं होता, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग जो होता है, जो कंपनी आज हम लोग फ्लिपकार्ट वगैरह में कॉल करते हैं तो फ्लिपकार्ट को नहीं कॉल करते, फ्लिपकार्ट ने एक बीपीओ को हायर किया है, एक सर्विस कॉल सेंटर को हायर किया, तो कॉल सेंटर वाले को हम लोग प्रॉब्लम बताते हैं, फिर वो फ्लिपकार्ट से बात करता है। दिस ग्रुप is focus on providing the after sale service या building the customer relationship rather than directly selling product। आप कस्टमर केयर में कॉल करिए ना, सर आप मेरे वैल्यूड कस्टमर, लगेगा आपका तारीफ करने, आप भी शॉक्ड हो जाओगे, क्या हम सच में इतने तारीफ के योग्य हैं। आप अभी तुरंत अकाउंट बनाए, फिर बोलेगा सर आप मेरे वैल्यूबल कस्टमर हैं, आपका कीमती वक्त हम ले सकते हैं क्या, इतना प्यार से बोलेगा, इतना इतना इज्जत आज तक तो मिला नहीं था, इतना इज्जत से वो लोग बात करता है, बिकॉज इनका फोकस क्या है, कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, कस्टमर को प्रायोरिटी देना, ठीक है। वही सर्विस सेंटर समझ गया ना, कॉल सेंटर वाला। मिशनरी सेल्स फोर्स कौन होता है, these sales people do not directly take the order but create the awareness and goodwill for the company's product। इनका काम होता है कंपनी के ब्रांड को प्रमोट करना, बायर को अट्रैक्ट करना कंपनी की तरफ, एंड सपोर्ट द वर्क फॉर टेक्निकल। मतलब ये होता है ना मिशनरी सेल्स फोर्स, ये प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, एक कंपनी का दिन भर तारीफ करते रहेंगे, कंपनी का गुडविल बनाएंगे, कंपनी का ब्रांड को बढ़ाते रहेंगे। तो अब आप बताओ ना, कंपनी का तारीफ होते रहेगा, गुडविल ब्रांड होता, ऐसे देखो ना यूट्यूबर लोग क्या करता है, यूट्यूबर जब कोई नया फ़ोन लॉन्च होता है ना, तो क्या करता है, फ़ोन का तारीफ कर देता है। ये जितने यूट्यूबर होते हैं, जैसे नया फ़ोन लॉन्च होगा ये क्या करेंगे, फ़ोन का तारीफ, इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, ये फ़ोन का तारीफ कर देंगे। अब जो लोग इनकी बातों में आकर फ़ोन परचेज कर लेंगे, और नॉर्मली पब्लिक तो आ ही जाती है भाई, क्योंकि उनके पास वो है, उतनी उतनी पावर है आपको इन्फ्लुएंस करने का। अब फार्मास्यूटिकल एफएमसी देखो ना, फार्मास्यूटिकल में तुम किसी भी डॉक्टर पास में गया होगा, देखना लोग टाई और फॉर्मल ड्रेस में आते हैं, डॉक्टर को आके बोलते हैं सर मेरा ना ये वाला दवाई लिखिएगा। अब पैरासीटामॉल जो 650 है तो वो एक केमिकल सॉल्ट, लेकिन कितनी सारी कंपनी बना रही हैं, तो डॉक्टर पता है, डॉक्टर जो भी दवाई लिखता है ना इस ब्रांड का, मान लो सन फार्मा का लिख रहा है तो ऑब्वियसली सन फार्मा वाले से कमीशन दे रहे हैं। कोई डॉक्टर मान लो एबॉट का लिख रहा है तो एबॉट वाले को कमीशन दे रहे हैं। कोई डॉक्टर मान लो लिख रहा है तुम्हारा माइक्रो लैब्स का, तो माइक्रो वाले को कमीशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये लोग कंपनी का तारीफ करते हैं डॉक्टर के पास कि सर मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, लिस्टेड है, ये है वो है, इसके जो केमिकल सॉल्ट है बहुत अच्छे हैं, कस्टमर को बहुत अच्छे से काम करते हैं, आप मेरी कंपनी का पैरासीटामॉल रिफ़र करवाइए, आपको 30% का कमीशन मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। इसको बोलते हैं मिशनरी सेल्स फोर्स, आरएमओ बोलते हैं, जो लोग होते हैं ना आरएमओ होते हैं, ठीक है। दे बिल्ड ट्रस्ट एंड इंश्योर द लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इनका काम ही क्या है, दिन भर कंपनी का गुणगान करना, तो भाई ऑब्वियसली जिनका गुणगान ज़्यादा होता है लोग उनको भी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ये चीज़ फैक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है सेल्स फोर्स का, ऑब्वियसली सेल्स टारगेट को अचीव करना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है, कस्टमर साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना, मार्केट शेयर को बढ़ाना, ठीक है, नए प्रोडक्ट अगर आए उनको प्रमोट करना, ओके। अगर मैं स्ट्रेटजी, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज ऑफ सेल्स फोर्स, देखो सेल्स फोर्स का स्ट्रेटजी क्या होता है, पहला स्ट्रेटजी होता है प्रोस्पेक्टिव एंड लीड जनरेशन। सबसे पहले देखो जो सेल्स फोर्स होती है ना, जो सेल्स की टीम होती है, इनका पहला फोकस होता है भैया लीड मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करो, नए नए कस्टमर बनाओ, दैट इज कॉल्ड लीड मतलब नए नए कस्टमर बनाओ,
आप आपका एडवर्टीजमेंट करोगे, आप प्रमोशंस करोगे, आप ऑफर दोगे, तो इससे क्या होगा, नए नए कस्टमर बनेंगे। तो पहला स्ट्रेटजी होता है लीड जनरेशन। द सेल्स फोर्स डेवलप द स्ट्रेटजी टू आइडेंटिफाई एंड अट्रैक्ट द पोटेंशियल कस्टमर थ्रू द एडवर्टीजमेंट, सोशल मीडिया एंड प्रमोशनल कैंपेन। ये क्या करते हैं, नए नए कस्टमर को डील कर, मतलब नए नए कस्टमर को ये क्रिएट करते हैं। कैसे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। ठीक है, अच्छा टारगेट होता है, मतलब किस कस्टमर को टारगेट करना है। पहला, इनकम, जिसकी इनकम ज़्यादा से, आईफोन क्या करता है, देखो एक प्रो मॉडल एक नॉन प्रो मॉडल। प्रो मॉडल किसके लिए, प्रो जो हाई क्लास पीपल है, सेलिब्रिटी हो गए, वो सब प्रो मॉडल। नॉन प्रो मॉडल किसके लिए होगा, नॉन प्रो मॉडल किसके लिए, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। वो क्या, प्रो मॉडल को टारगेट किया, सेलिब्रिटी। ये देखो जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं सब प्रो मॉडल चलाते हैं, ये जितने बड़े बड़े रिच वाले होते हैं सब प्रो मॉडल चलाते हैं। नॉन प्रो कौन चलाता है, हम जैसे गरीब लोग, हम जैसे बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली में भी देखना बहुत लोग का सपना होगा नॉन प्रो लेने का। तो एप्पल कंपनी मार्केटिंग करती है अलग अलग तरीके से, रिच के लिए अलग है, गरीबों के लिए अलग है। कस्टमर सेगमेंटेशन, वही बात बोल रहा हूँ, कस्टमर सेगमेंटेशन। तो पहला स्ट्रेटजी उनका है कि भाई नए नए कस्टमर बनाओ। दूसरा स्ट्रेटजी होता है कि रिच क्लास के लिए अलग मार्केटिंग करेंगे, लोअर क्लास के लिए अलग मार्केटिंग करेंगे, मिडिल क्लास के लिए अलग मार्केटिंग होगा, बच्चों के लिए अलग मार्केटिंग होगा, बुजुर्गों के लिए अलग मार्केटिंग होगा, मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा। इसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। दे क्लासीफाई द कस्टमर तो डिफरेंट ग्रुप बेस्ड अपॉन द इनकम, बाइंग बिहेवियर, एज, लोकेशन, जेंडर, इस सब के हिसाब से, अलग अलग जेंडर के हिसाब से, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से, अलग अलग इनकम के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, कस्टमर को डिवाइड करते हैं। और उसके हिसाब से रिच के लिए अलग कैंपेन होगा, रिच के लिए अलग एडवर्टीजमेंट होगा, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए अलग होगा, गरीबों के लिए अलग होगा। ठीक है, इनका नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी होता है रिलेशनशिप बिल्डिंग। ये कस्टमर को इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, इतनी अच्छी सर्विस देते हैं, चाहे वो आफ्टर सेल सर्विस हो, चाहे वो परचेज करने के दौरान हो या परचेज करने के पहले, हर प्रकार की सर्विस देने की कोशिश करते हैं ताकि कस्टमर दोबारा इनके पास सामान लेकर आए। वन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी टू मेंटेन द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर थ्रू द रेगुलर कम्युनिकेशन। रेगुलर कम्युनिकेशन कैसे होगा, कभी फ़ोन करके पूछ लिया, सर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करें, कभी कोई तकलीफ तो नहीं है, या आपको रेगुलर ऑफर्स मिल रहे हैं, सर आप मेरे वैल्यूड कस्टमर हैं, आपके लिए सर ये वाला कोड फ्री है, जाइए आपको प्रोडक्ट में ऑफर मिलेगा। ऐसे कर करके ये रिलेशनशिप क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। प्रोडक्ट नॉलेज एंड ट्रेनिंग, सेल्स फोर्स का वन ऑफ द स्ट्रेटजीज क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको शैम्पू बेचना। तो वो लोग क्या करते हैं ना, एक वो लोग क्या करते हैं, सेल्स पर्सन को ना उस शैम्पू के बारे में ट्रेन करते हैं। मान लो एक सेल्स पर्सन है मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स को ट्रेन किया जाएगा, शैम्पू के सारे फीचर्स को बताया जाएगा, ये शैम्पू वर्क कैसे करता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, कितना सेफ है ना, ठीक है, इसमें इसको लगाने से हेयर में क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ऐसे करके आपने उसको ट्रेन किया। क्यों ट्रेन किया, क्योंकि अब यही सेल्स पर्सन आपके घर पे आएगा, या आप इनके पास जाओगे, एज ए स्टोर में जाओगे, तो ये भयंकर एक्सप्लेन करेंगे, सर ये शैम्पू बेस्ट शैम्पू सर, केमिकल फ्री है सर, जो भी केमिकल है सर ना वो एक्सेप्टेबल है सर, लिमिट के अंदर, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये शैम्पू लगाने से आपके बाल खिले खिले रहेंगे सर, घने होंगे, कभी ब्रेक नहीं होगा, हेयर स्प्लिट का इशू नहीं आएगा, हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, हेयर आपका मॉइस्चराइज, ऐसे करके इतनी तारीफ करेंगे ना, आप तो गए फैन बन गए, आप तो फैन बन गए। तो वन ऑफ द स्ट्रेटजी क्या होती है कि जो लोग कस्टमर से डील कर रहे हैं, जो भी सेल्स पर्सन कस्टमर से डील कर रहा है, उस सेल पर्सन को इतना ट्रेन कर दो, इतना ट्रेन कर दो कि कस्टमर के सामने ये लोग इतना तारीफ करेंगे प्रोडक्ट का कि कस्टमर तो ऐसे ही फूल करके गुब्बारा हो जाएगा और सामान परचेज ले लेगा। ठीक है, एंड वैल्यू बेस्ड सेलिंग। वैल्यू बेस्ड सेलिंग का मतलब क्या है, ये सेलिंग बाद में करते हैं, बेनिफिट पहले बताते हैं। आप देखिए ना, कोई भी अच्छा सेल्स पर्सन क्या होता है, बोलता है सर हम बेचने नहीं आए सर, हम आपको बेनिफिट देने आए, हमारे प्रोडक्ट से ये बेनिफिट होगा सर, हमारे प्रोडक्ट से आपको ये स्टेटस मिलेगा सर, बेचना होता तो हम किसी और को बेच देते सर, हम तो आप बेचने नहीं आए सर, यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट सर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप डिजर्विंग कैंडिडेट सर, सर ये प्रोडक्ट आपका फैमिली, आपका मतलब आप जब यूज़ करेंगे सोसाइटी में आपका अलग से रिस्पेक्ट होगा। ऐसे करके पता क्या करें, ये बेनिफिट्स बताएंगे, आपका प्रोडक्ट को लिंक कर देंगे आपको गुडविल के साथ, प्रोडक्ट को लिंक कर देंगे आपके स्टेटस के साथ। अब जो रोलेक्स क्या बेच रहा, तुमको क्या रोलेक्स घड़ी बेच रहा ना, नो डाउट उनकी घड़ी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, पर वो सिर्फ घड़ी नहीं बेचना है, वो स्टेटस बेच रहा है। जिसके हाथ में अगर रोलेक्स का घड़ी होगा ना, तो सब जन भैया अमीर बंदा होगा, उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, फिर भी बोलेंगे भैया आउट ऑफ स्टॉक है। वो दिखाते हैं कि आपको जो हम सामान दे रहे हैं ना, क्योंकि अगर आप उनके शोरूम में गए और तुरंत आपको वो रोलेक्स बेच दिए, फिर उनकी वैल्यू कम हो जाएगी।
लेकिन अगर वही आपसे पैसा ले लिए और 2 साल के बाद आपके आपके हाथ में अगर वो पहनाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा इसकी कीमत कितनी है। तो वो बेच नहीं रहे, मतलब वो घड़ी नहीं बेच रहे, वो घड़ी के साथ साथ साइकोलॉजी गेम खेल रहे हैं। वो जो साइकोलॉजी गेम होता है ना कि देखो कोई चीज़ की अगर कमी होती है ना तो लोग उसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं, और कोई चीज़ की अगर एक्सेस होती है, जैसे अगर बहुत प्यार मोहब्बत भी किसी को दे दिया ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो एक्सेस अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। सेम चीज़ रोलेक्स कंपनी में क्या कर रही है, एक तो आपको गुडविल दे रही है कि आप मेरा घड़ी पहनेंगे तो आपको लोग अमीर समझेंगे, प्लस आपको बता रही है कि जो घड़ी आप पहने वो नॉर्मल घड़ी नहीं है, इसको 2 साल लगते बनाने में। तो ऐसे करके प्रोडक्ट वैल्यू बेच रही है। तो वन ऑफ द स्ट्रेटजी भैया, कस्टमर को प्रोडक्ट मत बेचो, कस्टमर को बेनिफिट बेचो, कस्टमर को वैल्यू दो। एक्सप्लेन द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द साइज ऑफ द सेल्स फोर्स। देखो भैया, अगर आपके अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है तो आपको छोटा सेल्स फोर्स लगेगा। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, हेलो आज सुनो ना, अगर मैं सिर्फ बीकॉम पढ़ा रहा हूँ तो मेरा छोटा टीम रहेगा। अब अगर मैं बीकॉम के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा रहा हूँ, साइंस को पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, एमबीए करा रहा हूँ, तो मेरे को जो सेल्स फोर्स लगेगा छोटा लगेगा या ज़्यादा लगेगा? ज़्यादा लगेगा ना, बिकॉज मेरे प्रोडक्ट तो अलग अलग हो गए। बीकॉम वन ऑफ द प्रोडक्ट, CA CS CMA लॉयर वन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। मेडिकल कॉलेज वाला जो पढ़ाई होता है, MBA होता है, तो अलग अलग कोर्सेस अलग अलग प्रोडक्ट हो गए। तो अब उसके लिए मुझे अलग अलग स्पेशलाइज टीम का ज़रूरत पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट सिंपल है, ईजी है, एक है या दो है, तो छोटा सेल्स फोर्स लगेगा। कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा सेल्स फोर्स लगेगा, ठीक है। साइज एंड स्प्रे, साइज एंड मार्केट, मार्केट में अगर आपका मार्केट अगर आपका छोटा है, छोटा सेल्स फोर्स। मार्केट में अगर लेट से आपका एक्सपेंशन ज़्यादा है, आपके नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं, तो इस केस में वही होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अगर मार्केट लार्ज है, मतलब आप पूरे इंडिया और देश विदेश भी सामान बेच रहे हैं, तो आपको ज़्यादा सेल्स पीपल लगेंगे कवर करने के लिए। मोर सेल्स पीपल आर नीडेड टू कवर द डिफरेंट टेरिटरीज। नंबर ऑफ कस्टमर, लार्ज कस्टमर, लार्ज सेल्स पीपल फॉर इफेक्टिव कवरेज एंड वाइस वर्सा। लार्ज कस्टमर बेस है तो लार्ज सेल्स फोर्स लगेगा। फिर होता frequency of the customer contact. If the customer require frequent visit and regular service, the company will need more sales people for फॉर प्रोडक्ट वेयर ओकेजनल प्रोडक्ट इज इनफ। मतलब सिंपल ये था, नहीं था ना कि मान लो जो आपके कस्टमर है ना वो फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, उनको हफ्ता या महीने में आपको सर्विस देना ही पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा लगेगा, है ना। तो इस केस में वही बोला कि इफ़ द कस्टमर रिक्वायर फ्रिक्वेंट विजिट एंड रेगुलर सर्विस, अगर कस्टमर बार बार आपके दुकान में आ रहे हैं या बार बार सर्विसिंग के लिए आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कस्टमर ज़्यादा है तो आपको सेल्स फोर्स भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। वर्कलोड ऑफ द सेल्स पीपल, देखो वर्कलोड क्या होता है, टोटल वर्कलोड पर सेल्स पर्सन इंक्लूडिंग ट्रेवलिंग, प्रोस्पेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड रिपोर्टिंग अफेक्ट द साइज ऑफ बिजनेस। सिंपली तुम क्या क्या याद करोगे, तुम क्या याद करो, देखो ये वाला सेकंड लाइन याद करोगे, ये वाला जो मार्क करो, हाई वर्कलोड मीन्स मोर सेल्स पीपल आर रिक्वायर्ड एंड वाइस वर्सा, ठीक है। लेवल ऑफ कंपटीशन, भाई अगर कंपटीशन ज़्यादा है ना तो आपको ज़्यादा सेल्स मेंबर लगेंगे कंपटीशन को बीट करने के लिए। तो हाई कंपटीशन लेवल लीड्स टू मोर सेल्स फोर्स। हाई कंपटीशन, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा टीम चाहिए ना, आपको टीम बड़ी चाहिए, आपको ज़्यादा सेल्स पीपल चाहिए जिससे आप अपने कंपटीटर से आगे निकल पाओ, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स फॉर कंपनसेशन। सेल्स फॉर कंपनसेशन मतलब क्या, सेल्स के बदले उनको क्या मिल रहा है, सेल्स के बदले उनको कमीशन मिल रहा है। देखो ना, सेल्स के बदले क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है, अदर बेनिफिट मिल रहा है, जिससे वो मोटिवेट होकर के जो टारगेट है उसको अचीव करे और कस्टमर को अच्छा सर्विस दे और बिजनेस के लिए एक लॉयल्टी क्रिएट करे, बिजनेस के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन क्रिएट करे कि हम बिजनेस के पार्ट है, बिजनेस को कंटिन्यू बढ़ाएंगे। तो सेल्स फोर्स कमीशन, भैया सेल्स के बदले जो कमीशन मिल रहा है ना, आपने सेल किया आपको सैलरी मिला, आपने सेल किया आपको कमीशन मिल रहा, आपने सेल किया आपको बोनस मिल रहा, दैट इज कॉल्ड सेल्स फोर्स कंपनसेशन। यही तो होगा सेल्स फोर्स कंपनसेशन। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे फीस मिल रही है, तो मेरा पढ़ाने के बदले मुझे कंपनसेशन क्या है, मेरा फीस। तो सेल्स फोर्स कंपनसेशन रिफर्स टू द टोटल फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड गिवन टू द सेल्स पीपल फॉर देयर वर्क परफॉर्म। जो भी वो काम कर रहे हैं उस काम के बदले जो उनको सैलरी मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, प्यार मोहब्बत इज्जत
पहचान, ये जो मिल रहा है ना, दैट इज कॉल्ड सेल्स फोर्स कंपनसेशन। टाइप्स बात करो, टाइप्स ऑफ सेल्स फोर्स कंपनसेशन। पहला टाइप है स्ट्रेट सैलरी प्लान, इनको सिर्फ सैलरी मिलता है, इनको सिर्फ सैलरी मिलता है। अंडर दिस मेथड सेल्स पीपल आर पेड एट अ फिक्स सैलरी, इनको रेगुलर मतलब इनको सिर्फ सैलरी मिलता है, इनको सैलरी मिलता है, इनको मतलब ये सेल कम करे या सेल ज़्यादा करे, सेल कम करे या सेल ज़्यादा करे, इनको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन सैलरी प्लान। एक होता है स्ट्रेट कमीशन प्लान, ये अगर सेल ज़्यादा करेंगे तो कमीशन ज़्यादा, सेल कम करेंगे तो कमीशन कम करेंगे, मतलब ये एम्प्लॉय नहीं होते, ये कमीशन बेस पे काम करते हैं, ठीक है। अगर सेल्स पीपल आर पेड अकॉर्डिंग टू द सेल वॉल्यूम दे जनरेट, अगर सेल वॉल्यूम ज़्यादा है मतलब सेल्स ज़्यादा करते हैं तो कमीशन भी ज़्यादा, सेल्स अगर कम करेंगे तो कमीशन भी क्या होगा, कम होगा। मोर सेल ब्रिंग हायर कमीशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी प्लस कमीशन, सैलरी प्लस कमीशन दोनों मिला करके जो मिलता है, मतलब इनका क्या होता है, एक टारगेट होता है, अगर वो टारगेट अचीव कर लेंगे तो देखो, टारगेट अगर अचीव नहीं करेंगे तो सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, पर अगर टारगेट अचीव कर लिए तो सैलरी के साथ कमीशन और बोनस भी मिलेगा, ठीक है ना। एक होता सैलरी प्लस बोनस, अच्छा सैलरी प्लस कमीशन था, एक था सैलरी प्लस बोनस, कि कहीं सैलरी के साथ कमीशन मिलता है, कमीशन का मतलब जितना एक्स्ट्रा सेल करोगे उस पर कमीशन, सैलरी तो आएगी, अगर टारगेट से जितना एक्स्ट्रा सेल करोगे, टारगेट मिला ना, टारगेट से जितना एक्स्ट्रा सेल करोगे तो उस एक्स्ट्रा सेल पे क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। और सैलरी प्लस बोनस का मतलब क्या है, इनको फिक्स सैलरी मिलेगा और साथ ही साथ बोनस मिलेगा अगर ये टारगेट को अचीव कर लेते हैं, अगर ये टारगेट को क्या कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। एक होता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान का मतलब क्या होता है, इन दिस मेथड सेल्स पीपल रिसीव शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है ना। मतलब ये सिंपली इनका सैलरी फिक्स नहीं होता, कंपनी प्रॉफिट करेगी, कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी तो ज़्यादा सैलरी मिलेगा, कम प्रॉफिट करेगी तो कम सैलरी मिलेगा, ठीक है। इनको काइंड ऑफ एक ओनरशिप वाला, मतलब क्रिएट अ सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग द सेल्स पीपल, मतलब इनको एक ओनरशिप वाला फील आएगा, बिकॉज अगर ये प्रॉफिट ज़्यादा, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा कौन लेता है, ओनर लेता है, तो ये बोलता है हमको सैलरी नहीं चाहिए, हमको सैलरी चाहिए, मतलब सैलरी अगर मतलब कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा करेगी तो सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा, कंपनी प्रॉफिट कम करेगी तो सैलरी भी, क्योंकि इनका हिस्सा फिक्स नहीं है, इनका हिस्सा प्रॉफिट में, प्रॉफिट कोई फिक्स नहीं होता, कभी ज़्यादा कभी कम कभी बेसी, वही वाला है। बस 5 याद कर लीजिएगा, ठीक है। डिफाइन द स्ट्रेट लाइन सैलरी मेथड ऑफ कंपनसेशन सेल्स पर्सन, एक्सप्लेन द एडवांटेज। अरे स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, जिसको फिक्स सैलरी मिलता है, जिसको फिक्स सैलरी मिलता है, चाहे वो सेल कम करे या सेल ज़्यादा करे, क्या बोला, सैलरी मेथड, स्ट्रेट सैलरी मेथड मतलब पहला वाला, ये वाला स्ट्रेट सैलरी प्लान, जिसको सिर्फ और सिर्फ सैलरी मिलता है, अगर वो सेल नहीं भी करेगा तब भी उसकी सैलरी फिक्स है, तब भी उसकी सैलरी फिक्स है, ठीक है ना। उसका एडवांटेज क्या, उसका एडवांटेज पहला, उसका इनकम भैया हर महीना फिक्स है, ठीक है, इजी टू एडमिनिस्टर। अब कंपनी को पता है कि मान लो मिस्टर एक्स हैं, इनको हर महीना 50,000 देना, तो कंपनी के लिए भी क्या ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, हर महीना उनके अकाउंट में 50,000 देती रहेगी, ठीक है। इनकरेज नॉन सेलिंग वर्क, अब देखो उनको अब ऐसे जो सेल्स होते हैं ना, जिनको पता है कि हमको सेलिंग का पैसा, हम सेल करें या सेल ना करें, मेरा तो पैसा फिक्स है, मेरा जो सैलरी हो तो फिक्स है, तो ऐसे लोग पता क्या करते हैं, सेल्स पे फोकस तो करते हैं, साथ ही साथ कस्टमर बिल्ड करने फोकस ज़्यादा करते हैं। लेकिन पता है जो लोग कमीशन बेस होते हैं ना, उनको सेल से मतलब है, अगर वो कस्टमर को चूना लगाकर सामान बेच दिए तो भाड़ में जाए, अपने को तो सेल करना है, कमीशन लेना, उनको ये फर्क नहीं पड़ता, उनको ये नहीं फर्क, क्योंकि देखो जो कमीशन वाले होते हैं ना, उनको बेचने से मतलब है, तो बेचने के लिए अगर उनको झूठ बोलना पड़े वो झूठ बोल के बेच देंगे, पर जो फिक्स वाले होते हैं, जिनको पता है कि भैया कंपनी हमको पैसा दे रही है, चाहे मैं सेल करूं या सेल मैं ना करूं, कंपनी बराबर मेरे को पैसा दे रही है, तो ऐसे लोग सेल पे फोकस तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कस्टमर को बेनिफिट देने फोकस करते हैं, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की फोकस करते हैं, कस्टमर को लॉयल बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं अगर कमीशन बेस वाला रहेगा ना, वो कस्टमर को बेचेगा कोई भी सामान, चाहे झूठ बोलना पड़े झूठ बोलेगा, कुछ भी बोलना पड़े, क्योंकि उसको उसको पता है मैं ज़्यादा बेचूंगा ज़्यादा कमीशन मिलेगा, कम बेचूंगा कम कमीशन मिलेगा, तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग पे कम फोकस करता है, वो बेचने पे ज़्यादा फोकस करता है। यही चीज़ लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा, यही सेम चीज़ लिखा हुआ। रिड्यूस द हाई प्रेशर सेलिंग, ऑब्वियसली इनका एडवांटेज क्या, इनके वो प्रेशर ही ना, इनको तो टारगेट अचीव ही नहीं करना, ये टारगेट अचीव करे या टारगेट अचीव ना करे, इनकी सैलरी तो फिक्स है। अट्रैक्ट द न्यू सेल्स पीपल, ऐसा जो देखो जो फिक्स वाले होते हैं ना, फिक्स वाले होते हैं ना,
क्या अट्रैक्ट न्यू सेल पीपल, मतलब हर सेल्स जो मान लो कल को मेरी नई नई जॉब लग रही है सेल्स मैनेजमेंट में, तो मेरे को फिक्स वाला ज़्यादा अच्छा लगेगा, बिकॉज अभी मैं नया हूँ इस फील्ड का, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। तो अगर मैं टारगेट अचीव नहीं भी किया तभी मेरी सैलरी तो कम से कम मिलेगी। तो नए जो सेल्स पीपल होते हैं उनके लिए अच्छा होता है। डिसएडवांटेज क्या, लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर कल को ये एक्स्ट्रा मेहनत करके बेच भी दे तब भी तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, सैलरी तो वही है। अगर ये ना बेचे तब भी वही सैलरी, ज़्यादा बेच दे तब भी वही सैलरी है। तो इन एक तो मोटिवेशन नहीं है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई मोटिवेशन नहीं है। देखो मनी इज़ अ मोटिवेशन, याद रखिएगा हमेशा, मनी इज़ अ मोटिवेशन। अगर आपको एक्स्ट्रा मनी नहीं मिलेगा तो काम करने का मन भी नहीं करेगा। तो आजकल गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ क्या हो रहा है, हो रहा है ना, उनको पता है वो पब्लिक के साथ फेयर रहे अनफेयर रहे, पब्लिक का डिमांड पूरा करे ना करे, उनका सैलरी क्या फिक्स है। हायर कॉस्ट ऑफ द कंपनी, भाई कंपनी को फिक्स सैलरी पे करना है, चाहे वो परफॉर्मेंस उनका खराब ही क्यों ना हो। परफॉर्मेंस अगर उनका खराब रहेगा तब भी उनको पेमेंट तो फिक्स ही है ना। तो इस केस में कंपनी का कॉस्ट क्या बढ़ जाएगा। लेस फोकस ऑन द सेल्स ग्रोथ, बोले ना सेल पे कम फोकस करते, पर्सनल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते, वो रिलेशनशिप वगैरह ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है। डिफिकल्टी इन द इवेल्युएटिंग अ परफॉर्मेंस, इनके परफॉर्मेंस को चेक करने में थोड़ा सा तकलीफ आती है। रीज़न बताऊं, रीज़न क्या होता है कि अगर कमीशन ज़्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली बंदा ज़्यादा बेच रहा है तो परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर किसी इंसान को कमीशन कम मिल रहा है इसका मतलब खराब बेच रहा है तो कमीशन कम मिल रहा है। बट ये भाई साहब बेचे ना बेचे सैलरी तो फिक्स है इनका, सैलरी तो फिक्स है। अगर मैं किसी पर्सन को ज़्यादा कमीशन दे रहा हूँ इसका मतलब सिंपल सी बात है वो ज़्यादा सामान बेच रहा है तभी तो कमीशन ज़्यादा मिल रहा है। अगर मैंने किसी को कमीशन कम दिया, ऑब्वियसली वो कम सेल कर रहा है इसलिए कमीशन कम दे दिया, तो उसका परफॉर्मेंस तो ऐसे ही जज हो गया उसका कमीशन को देख करके, उसका परफॉर्मेंस ऐसे ही जज हो गया उसका कमीशन देख करके। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो बेचे ना बेचे सैलरी तो फिक्स है, तो ऐसे लोगों का परफॉर्मेंस जज करने में बड़ी तकलीफ होती है और ये सारे इंडस्ट्री के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। दिस मेथड मे नॉट वर्क इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री वेर स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एग्रेसिव सेलिंग आर रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ पे जिस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में, बैंकिंग में क्या होता है बहुत भयंकर कंपटीशन है और हर बैंक वाले ना एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, बस खाली पॉलिसी बेचने लगे हैं। कोई करंट अकाउंट खुलवाने लगा, कोई सेविंग अकाउंट खुलवाने लगा है, कोई पीएफ खुलवाने लगा है। तो जहाँ पे एग्रेसिव मार्केटिंग होता है तो ऐसे जगह पे ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग का कंप्लीट होता है। अब हम लोग चैप्टर 3 का नेक्स्ट वीडियो आएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपका 30+10 आपका 2 वीडियो मैंने वन शॉट में डाल दिया है, 40 नंबर आपका हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, कुछ देर में नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना अपने कॉलेज ग्रुप में। प्लीज़ एक ही चाहिए मेरे को फीस, अपना कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर देना। अपना ख्याल रखिएगा। बाकी कल तक मैं टेलीग्राम में कुछ एक्स्ट्रा सजेशन दे दूंगा, होपफुली ये भी एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।